आदि शक्ति भी कहते हैं, क्रम ब्रह्मा भी कहते हैं, क्रम विष्णु भी कहते हैं और सदाशिव भी कहते हैं। प्री सिंगुलैरिटी की जो हम बात करते हैं, तो वो आखिरकार क्या है? क्या वो एक ऐसी कहानी है जो कोई अभी तक सुलझा नहीं पाया है? क्या वो एक ऐसा राज़ है जिसको कोई अभी तक बता नहीं पाया है? परंतु वो हमारे अध्यात्म में मौजूद है। कुछ गुण फीमेल वाले हमारे अंदर जागृत होते हैं कि कई बार हमारा मन करता है कि हमारे लंबे बाल हों, हम हाथों में मेहंदी लगाएँ, हम नेल पॉलिश लगाएँ। सोल तो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। हमें पॉज़िटिव मिलने लगा और हमें नेगेटिव में मिलने लगा। जब हम साँस ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये पहले से नहीं था मौजूद। साइंस अभी तक ये समझा नहीं पाया। परंतु जो हमारा अध्यात्म है, उस समय टाइम तो एक्ज़िस्ट कहीं कर ही नहीं रहा था, टाइम नहीं था, ना स्पेस था। साइंस आज जिसको ढूँढ रही है, आज जिसको बता रही है, वो हम लोगों के पास पहले से मौजूद था। हाँ, ओम नमः शिवाय। शक्ति क्या है? शक्ति को अगर हम ऊर्जा कहें, शक्ति को हम अगर आदिशक्ति कहें, या शक्ति को अगर हम परम शक्ति कहें, परम ब्रह्मा कहें, परम विष्णु कहें, तो ये सब हैं क्या? क्या है ये एनर्जी? अगर हम इसको एक एनर्जी फॉर्म में बात करते हैं, तो क्या ये एनर्जी फॉर्म है? किस प्रकार से ये इस ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है? किस प्रकार से ये ब्रह्मांड की इसने संरचना करी है और किस प्रकार से ये ब्रह्मांड को चला रही है? तो आज हम कुछ साइंटिफिक वे में कुछ एक साइंस और अध्यात्म को जोड़कर हम कुछ चीज़ समझने वाले हैं, वो है शक्ति और एनर्जी। शक्ति अध्यात्म में क्या है और अगर हम उसको एनर्जी फॉर्म दे दें, तो वो क्या है? और एनर्जी और शक्ति हम लोगों से कैसे जुड़ी है? जो हम मनुष्य हैं, उनसे किस प्रकार से शक्ति जुड़ी है? शक्ति शक्ति हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग-अलग परिभाषा हो सकती है, परंतु शक्ति की कोई एक परिभाषा नहीं है, निर्धारित एक परिभाषा नहीं है। परंतु दूसरी छोर एक एनर्जी की निर्धारित परिभाषा है। एनर्जी ऊर्जा है, एनर्जी इस ब्रह्मांड के अंदर होने वाली जितनी भी गतिविधि हैं, जितनी भी वाइब्रेशन है, वो सब हैं। तो एनर्जी को अगर हम लेते हैं, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमारा जो यूनिवर्स फ़ॉर्मेशन में आया, मतलब जो हमारा ये ब्रह्मांड है, ये अस्तित्व में आया, वो एनर्जी के कारण आया, ठीक है? एटम्स, अणु, सब एटॉमिक, एटम्स और सब एटम्स, ठीक है? जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तो तब भी कुछ ना कुछ अस्तित्व में था। मतलब जब इस संसार में बिग बैंग नहीं हुए थे, जब इस संसार में बिग बैंग के बाद स्टार फॉर्मेशन नहीं हुई थी, ग्रेविटी नहीं आई थी, ग्रेविटी के पहले जितने भी गैसेज़ हैं, उन सब की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। उससे पहले भी कुछ ना कुछ था, इस संसार में मौजूद था। हाँ, अगर हम उसको साइंस के वे में समझे तो वो प्री बिग बैंग, प्री बिग बैंग बताते हैं सिंगुलैरिटी। बट अभी तक इस सिंगुलैरिटी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कोई उसके बियॉन्ड झाँक नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। अ, बिग बैंग को तो अभी समझ लिया है कि 2 प्रोटॉन आपस में टकरा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कोलाइड होने पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है? एक प्रोटॉन इधर से आया, इधर से आया, बीच में ये जब इनका टकराने पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई, तो ये एनर्जी ने क्रिएशन करनी शुरू कर दी। मतलब इस संसार में कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया, भले ही वो एक गैस हो, भले ही वो एक हीलियम हो या कार्बन का एटम हो या आयरन हो, हीलियम हो, कार्बन हो, आयरन हो, तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन बिग बैंग के बाद होनी शुरू हो गई। जब ये फॉर्मेशन शुरू होने लगी, तो हमें एक एनर्जी का सोर्स पता लगने लगा साइंस के हिसाब से। अगर हम साइंस को समझें तो एक एनर्जी का सोर्स हमें पता लगने लग गया कि जब 2 स्टार्स कोलाइड हुए, ठीक है? बिग बैंग हुआ, ठीक है? उसके बाद हमारे पास अलग-अलग गैसेज़ हमें इस यूनिवर्स को मिलनी शुरू हो गई। जब हम साँस ले रहे हैं ऑक्सीजन, ये पहले से नहीं था मौजूद। ये पहले से इस संसार में मौजूद नहीं था, परंतु
जो ये बिग बैंग हुआ, सुपरनोवा हुआ, तो उसने चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। उसने लाइफ़ को क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो ये तो एक साइंटिफिक स्वरूप में हो गया। अब हम अध्यात्म से समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या? प्री सिंगुलैरिटी की जो हम बात करते हैं, तो वो आखिरकार क्या है? क्या वो एक ऐसी कहानी है जो कोई अभी तक सुलझा नहीं पाया है? क्या वो एक ऐसा राज़ है जिसको कोई अभी तक बता नहीं पाया है? परंतु वो हमारे अध्यात्म में मौजूद है। सारे जितने भी उत्तर हैं ना, वो सब हमारे अध्यात्म में मौजूद हैं। साइंस आज जिसको ढूँढ रही है, आज जिसको बता रही है, वो हम लोगों के पास पहले से मौजूद था। हम लोगों के पास कहीं न कहीं किताबों में लिखा था, कि वेदों में लिखा था, वेदों से पुराणों में, और पुराणों से भी पहले, वेदों से भी पहले जो ऋषियों थे, जितने भी देवता थे, वो सब ज्ञान उन सब के पास था। संसार की संरचना से लेके उसके निर्माण, उसको चलाना, उसको अस्तित्व में लेके आना और उसका पालन-पोषण करना, और उसका जब चीज़ें संतुलन से बाहर होने लगती हैं, तो वापस उसको संतुलन में लेके आना। ये सब पहले से चला आ रहा था, परंतु साइंस इसको अब समझ रही है। तो अगर हम सिंगुलैरिटी की बात करते हैं, तो ये प्री बिग बैंग की बात है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ सिंगुलैरिटी कुछ नहीं एग्ज़िस्ट करता था, सिर्फ़ एक पॉइंट एग्ज़िस्ट करता था। सिर्फ़ एक बिंदु एग्ज़िस्ट करता था, उसके अलावा कुछ एग्ज़िस्ट नहीं करता था, ठीक है? इस बिंदु के अंदर ही सब कुछ था, और अगर हम इसको और डिटेल में समझें, तो ये कॉन्शियस था। इसके अंदर चेतना थी। साइंस अभी तक ये समझा नहीं पाया, परंतु जो हमारा अध्यात्म है, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल जर्नी है हम सबकी, वो इसको पहले से जानती है कि जब कुछ नहीं था, तो एक बिंदु मात्र, एक केंद्र था, जो अपने आप में मेल भी था और फीमेल भी था। जो अपने आप में मेल भी था और फीमेल भी था। जो अपने आप में पॉज़िटिव भी था और नेगेटिव भी था। और एक इन्फिनिटी की लूप की तरह काम कर रहा था। इसका मतलब ये है कि उस समय टाइम तो एग्ज़िस्ट कहीं कर ही नहीं रहा था, टाइम नहीं था। ना टाइम था, ना स्पेस था, बस एक पॉइंट था जो अपने आप में कॉन्शियस था, जो अपने आप में जानता था कि मैं एग्ज़िस्ट कर रहा हूँ, मैं इस संसार में हूँ। अब हम उस पॉइंट को हम शक्ति भी कहते हैं, आदि शक्ति भी कहते हैं, परम ब्रह्मा भी कहते हैं, परम विष्णु भी कहते हैं और सदाशिव भी कहते हैं। तो जब इस पॉइंट ने अपने आप को जानना शुरू करने लगा, मतलब क्योंकि ये कॉन्शियस था, जैसे आज हम कॉन्शियस हो रहे हैं इस बात को जानने के लिए कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कब है और किस प्रकार से है। उसी प्रकार से जो ये पॉइंट है, वो भी अपने आप में कॉन्शियस है, जानने के लिए कि मैं, मेरे अंदर क्या-क्या ऊर्जा है, क्या-क्या अस्तित्व हैं, क्या-क्या परिभाषाएँ हैं, तो वो जानने के लिए कॉन्शियस था। तो जब उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ी, तो जैसे हमारी ऊर्जा, जब कोई जानने के लिए हम उत्सुकता दिखाते हैं, ठीक है? हम कई सारी किताबें खोलते हैं, इंटरनेट खोलते हैं, कई लोगों से पूछते हैं। जब इस समय में कुछ भी नहीं था, परंतु सब ज्ञान भीतर था। तो उसने अपने आप को जानना शुरू कर दिया। जानना शुरू कर दिया, इसका मतलब वो पॉइंट धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। धीरे-धीरे बड़ा होने लगा। तो इस प्रकार से एक केंद्र, सुई की नोक से भी छोटा, परंतु उससे भी ज़्यादा बड़ा, तो उसने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जब एक ये सीमा पे आया, उस सीमा के बाद, प्री बिग बैंग के बाद हमें बिग बैंग देखने को मिला। बिग बैंग देखने को मिला, ठीक है? यहाँ पे शक्ति ने अपने आप को बाहर निकालना शुरू कर दिया, अपने आप को प्रस्तुत करना शुरू कर दिया इस संसार के सामने। मतलब इस यूनिवर्स के सामने, क्योंकि उस समय तो वो संसार संरचना में था, क्योंकि उस समय तो क्योंकि उस समय तो वो संसार संरचना में था। तो शक्ति ने उसको अपने को जानना शुरू कर दिया, ठीक है? तो वो कुछ इस प्रकार से
हो गया और अलग-अलग प्रवाह, अलग-अलग धाराएँ उस बिंदु से बहने लगी। अब इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए एक पेंटिंग मैं आपके सामने लेके आता हूँ। उससे हम बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है? समझ लीजिए ये बिग बैंग से पहले की संरचना है या बिग बैंग से बाद की संरचना है, परंतु ये जीवित है, अपने आप में कॉन्शियस है। ये अपने आप को जानती है और ये जो आकृति है, ये इस संसार को बना रही है। आपको, हमें इसने बनाया है। हमसे पहले जितनी भी गतिविधियाँ इस संसार में हुई, कॉस्मोस में जितनी भी चीज़ें होने लगी, वो सब इसने बनानी शुरू कर दी। आज हम इसको देख पा रहे हैं क्योंकि आज हम इसकी एक यूनिवर्स की एक ब्रांच में कहीं-कहीं एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। सपोज़ कीजिए कि अलग-अलग शक्ति की निकली हुई फॉर्म्स हैं। हम यहाँ पे हैं अभी, तो यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी कोई है। क्यों? क्योंकि इस एनर्जी ने एक अलग-अलग-अलग फॉर्मेशन क्रिएट करी, मतलब अलग-अलग ब्रह्मांड की संरचना क्रिएट करी। जब अलग-अलग ब्रह्मांड उस शक्ति से बाहर निकले, तो एक ब्रह्मांड में तो सदाशिव आए, एक ब्रह्मांड में तो भगवती आईं, एक ब्रह्मांड में नारायण आए। तो आपने जितने भी ग्रंथ अगर पढ़े हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ऐसा बताया गया है कि सबसे पहले नारायण आए, सबसे पहले शिव आए या ब्रह्मा जी आए या भगवती आईं, आदिशक्ति आईं। तो ऐसा क्यों है कि सब पहले आए? तो पहले कौन आया? जबकि उनमें ये साफ बताया गया है कि कंपैरिज़न करना बिल्कुल ही गलत है। आप नर्क में जा रहे हो अगर आप कंपेयर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर ये है, एक अलग-अलग ब्रह्मांड का होना। हर एक ब्रह्मांड में एक-एक शक्ति का सबसे पहले आना। अब हमने तो सिर्फ़ उसको नाम दे दिया है। इस फ़ॉर्मेशन का अगर मैं नाम दे दूँ आदिशक्ति, तो ये आदिशक्ति है। इस फ़ॉर्मेशन का अगर मैं नाम दे दूँ अगर शिव, तो ये शिव है। अगर इसको काली कहूँ मैं, तो ये काली है। क्योंकि ये मैंने नाम दिया है, परंतु ये फ़ॉर्मलेस है और ये नेमलेस है। जब उसके बाद जब शक्ति अपने आप में जानना शुरू कर दिया, इस संसार की संरचना शुरू होने लगी, हमें अलग-अलग कल्पनाएँ इस संसार की मिलने लगीं। शक्ति ने अपने आप को भागों में बाँटना शुरू कर दिया, अर्थात हम उसको मेल एनर्जी भी कह सकते हैं और फीमेल एनर्जी भी कह सकते हैं। शक्ति ने अपने आप को, जैसे चुंबक के 2 केंद्र होते हैं, तो शक्ति ने अपने आप को उस तरीके से भी बाँटना शुरू कर दिया। हमें पॉज़िटिव मिलने लगा और हमें नेगेटिव में मिलने लगा। बिना पॉज़िटिव और नेगेटिव के ये शक्ति वापस से उस प्री बिग बैंग में चली जाएगी। अगर इसे इस फिज़िकल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करना है ना, तो इसको मेल, फीमेल, पॉज़िटिव, नेगेटिव इन सब के सेंटर में कहीं न कहीं यहाँ पे एग्ज़िस्ट करना पड़ेगा, पूर्ण होने के लिए। हम अभी पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि हमारे अंदर इम्बैलेंस है पॉज़िटिव और नेगेटिव का, मेल और फीमेल का। आज हम मेल हैं, ठीक है? किसी न किसी जन्म में हम कभी ना कभी फीमेल भी रहे होंगे, ठीक है? तो जो ये फ़िज़िकल फ़ॉर्म हमारी है, आज ये हमारी मेल के रूप में प्रस्तुति दे रही है संसार में। मतलब आज हम इस मेल के रूप में इस संसार में फ़िज़िकल वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट कर पा रहे हैं। तो हम शक्ति में कहीं न कहीं पूर्ण नहीं है। हम किस दिन पूर्ण होंगे? संपूर्ण हो जाएँगे जिस दिन अपनी फ़िज़िकल एक्सिस्टेंस को छोड़ देंगे। मतलब यहाँ से चले जाएँगे। उस दिन हम इस सेंटर में एक आ सकते हैं। पर जब तक हम इस फ़िज़िकल एनवायरनमेंट में है ना, तब तक हम इस मेल बॉडी के अंदर हैं। कुछ गुण फीमेल वाले हमारे अंदर जागृत होते हैं कभी ना कभी। जैसे कि कई बार हमारा मन करता है कि हमारे लंबे बाल हों, हम हाथों में मेहंदी लगाएँ, हम नेल पॉलिश लगाएँ या हम उस प्रकार से कपड़े पहने। तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों का बैलेंस लेके आना है लाइफ़ में। अगर आज मैं इस मेल बॉडी में हूँ, तो कहीं न कहीं मेरे को अपना जो फीमेल वाला पार्ट है, उसको भी एक्टिव करना है। क्योंकि मेरे को तो इस बैलेंस में आना है ना। अगर मैं मेल ही मेल बना रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं तो पुरुष हूँ, स्त्री कैसे बन सकता हूँ, क्रोध में आ जाऊँ, अहंकार में आ जाऊँ, तो शक्ति तक नहीं पहुँच सकता हूँ मैं कभी। तो आज तक जितनी भी आपको बातें बताई गई हैं ना, वो शक्ति तक ना पहुँचने की बताई गई हैं, कि सिर्फ़ आपको पुरुष ही रहना है या
आपको सिर्फ़ एक स्त्री ही रहना है। अगर कोई स्त्री अगर एक पुरुष के समान व्यवहार करने लगती है ना, तो वो इस केंद्र में आ जाती है क्योंकि शक्ति तो एक केंद्र है। ना वो फीमेल है, ना वो मेल है। अर्धनारीश्वर का भी हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। उनका जो एक पार्ट है, एक फीमेल है और एक मेल है। उसी प्रकार से जो हमारा जो ये शरीर है, कहीं न कहीं अगर हम मेल बॉडी में हैं, तो फीमेल बॉडी को ढूँढता है। फीमेल बॉडी में है, तो मेल बॉडी को ढूँढता है। क्यों? क्योंकि उसको बैलेंस में आना पड़ता है। बिना बैलेंस के तो इस संसार में एक्ज़िस्ट करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। जो यात्रा सोल ने करी है बहुत जन्मों से, अब वो यात्रा सोल समझती है, परंतु ये बॉडी नहीं समझती। बॉडी तो इस संसार में पहली बार आई है ना। सोल तो हज़ारों वर्षों से चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है। उसने अलग-अलग रूप लिए हैं, अलग-अलग स्वरूप लिए हैं, परंतु ये फिज़िकल बॉडी एक है। तो इसीलिए कई लोगों को दिक्कत होती है समझने में, परंतु जो ये लोग समझ जाते हैं ना, वो शक्ति की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं।